हेलो गाइस, मैं स्टडी रिकवरी चैनल पर दिनेश कुशवाहा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के बारे में। देखो, दिल्ली सल्तनत में शुरू करेंगे हम कुतुबुद्दीन ऐबक के बारे में। कुतुबुद्दीन ऐबक से पहले हम दिल्ली सल्तनत के राजवंशों के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से राजवंश हुआ करते थे। तो कुतुबुद्दीन ऐबक से शुरू करते हैं। देखो, दिल्ली सल्तनत की शुरुआत होती है 1206 में। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने गुलाम वंश की स्थापना करता है और ये चलता है 1206। देखो, ये चलता है 1206 से 1526 तक। 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। देखो, पहले वंश की बात आती है तो पहला वंश हुआ करता था गुलाम वंश। गुलाम वंश चला है 1206 से 1290 तक और दूसरा वंश था खिलजी वंश। खिलजी वंश चला है 1290 से 1290 से 1320 तक। फिर उसके बाद तीसरा वंश हुआ करता तुगलक वंश। तुगलक वंश चला है 1320 से 1414 तक। फिर सैयद वंश। सैयद वंश चला है 1414 से 1451 तक। फिर लास्ट चला है लोधी वंश। जो लोधी वंश का इब्राहिम लोधी हुआ करता है जो 1526 में पानीपत की प्रथम लड़ाई होती है और ये चला है 1451 से 1526 तक। अब चलिए हम शुरू करते हैं गुलाम वंश के बारे में। देखो, गुलाम वंश शुरू होता है 1206 से 1290 तक। इसमें हम चार वंशों के चार राजाओं के बारे में पढ़ेंगे। तो इन चारों से ही ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं। तो और कुतुबुद्दीन ऐबक पहला राजा हुआ था। कुतुबुद्दीन ऐबक जो है 1206 से इसी ने ही गुलाम वंश की स्थापना करता है 1206 से 1210 तक, ये संस्थापक माना जाता है। फिर इसके बाद आता है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश चलता है 1210 से 1236 तक। यह वास्तविक संस्थापक माना जाता है गुलाम वंश का। और फिर इसके बाद आता है रजिया सुल्तान, यह 1236 से 1240 तक। फिर गजाउद्दीन वलवन, यह 1265 से 1287 तक। आइए गाइस, शुरू करते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक से। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की बात आती है तो यह 1206 से 1210 तक था, जब मोहम्मद गौरी जो जीते गए प्रदेशों को जीत कर जब वापस लौट रहा था तो अपने प्रतिनिधि के रूप में कुतुबुद्दीन ऐबक को यहाँ पर नियुक्त करते वापस गजनी चला गया और रास्ते में ही उसकी 1206 में ईस्वी को मृत्यु हो गई। जो मृत्यु के बाद क्या हुआ, लाहौर में जो अमीर गुट के लोग हुआ करते थे उन्होंने कुतुबुद्दीन ऐबक को आमंत्रित किया कि आप आइए, साम्राज्य संभालिए। इसलिए वहाँ पर उसने जाकर अपनी बोल सकते हैं कि वहाँ पर जाकर उसने राज्य व्यवस्था अपने अंडर में ले ली और दिल्ली सल्तनत की स्थापना करता है। परंतु उसने अपनी राजधानी लाहौर को बनाया, दिल्ली को नहीं बनाया। और इसी को ही हातम ताई के नाम से भी जाना जाता है। और एक नाम आता है, इसको लाख बख्श के नाम से भी जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक को लाख बख्श का मतलब होता है कि लाखों का दान देने वाला। तो वो दान बहुत करता है, इसे लाख बख्श के नाम से भी जाना लगा। और इसका नाम एक और पता है, कुरान खां। तो कुरान का पाठ अत्यंत सुरीले स्वर में करने के कारण इसका नाम कुरान खां के नाम से पड़ा। और इसकी मृत्यु हुई थी 1210 में। जो चौगुन एक खेल होता है, खेलते समय यस बोल सकते हैं, जो अभी के पीरियड में उसे पोलो खेलते हैं, पोलो कहा जाता है। इसमें क्या हुआ कि समय घोड़े से गिर जाने के कारण, देखो जो चौगुन खेलते समय घोड़े से गिर जाने के कारण इसकी मृत्यु हो गई। आप पढ़ते हैं, देखो जो बोल सकते हैं कि भारत में गुलाम वंश का संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक था। और जो ऐबक था वो कुतुबी जनजाति का एक तुर्क था। और बचपन से ही उसे, देखो क्या हुआ कि बचपन में उसे निसारपुर के गाजी हुआ करता था फरीमुद्दीन अब्दुल अजीब कुकी ने उसे एक दास के रूप में खरीदा था। एक दास के रूप में खरीद के लाए थे अजीब कुकी। और काजी ने उसकी देखभाल उचित ढंग से की और सभी शिक्षाओं से पूर्ण करवा दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। और ये बचपन में जो कुरान हुआ करती थी, कुरान को अतिरिक्त स्वर्ग में गाता था, ऐसे बोल सकते हैं सुनाता था। इसके कारण इसका नाम कुरान खां के नाम से भी प्रसिद्ध हुआ। क्वेश्चन आता है कि कुरान खां के नाम से किसे जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब ये बाद में क्या हुआ कि बाद में उसे निसारपुर से गजनी लाया गया, जहाँ से उसे गौरी ने खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब गौरी ने तो उसे खरीद लिया कुतुबुद्दीन ऐबक को,
अब क्या हुआ कि उसने अपनी विधवा और लगन और ईमानदारी से गौरी का विश्वास पात्र व्यक्ति बन गया बहुत ही कम समय में, और गौरी ने उसे अमीर याकूर पद पर बिठा दिया। मतलब ऐसे बोल सकते हैं जो घोड़ों का अस्तबल होता है उसका विधान नियुक्त कर दिया कुतुबुद्दीन ऐबक को। अब क्या हुआ, जो मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक को लाहौर के जो अमीर गुट के लोग हुआ करते थे उन्होंने उसे आमंत्रित किया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। ऐबक ने कभी भी सुल्तान की उपाधि धारण की। तो वो सुल्तान की उपाधि क्यों नहीं धारण की, इसके पीछे भी एक रीज़न है, क्योंकि वो सुल्तान जो कुतुबुद्दीन ऐबक था, ये गुलाम था, उसे दास्ता से मुक्ति नहीं मिली थी, इसलिए उन्हें सुल्तान की उपाधि कभी धारण नहीं की। हाँ, धारण की, उसका भाई हुआ करता था मोहम्मद गौरी का, उसने दास्ता से उसको मुक्ति दे दी थी। उसके बाद उसने सुल्तान की उपाधि तो कभी धारण की ही नहीं। अपनी उदारता के कारण कुतुबुद्दीन ऐबक अधिक दान करता था, इसलिए उसे लाख वक्स या लाखों का दान देने वाला कहा जाता था। लाख वक्स मतलब लाखों का दान देने वाला, ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अब कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुछ निर्माण भी किए थे, उनके बारे में देख लेते हैं। तो वो कुतुबुद्दीन ऐबक में ऐबक ने कुबत उस इस्लाम मस्जिद का निर्माण करवाया था जो कि दिल्ली में है, और एक कुतुब मीनार का भी निर्माण करवाया जो भी दिल्ली में, और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा का निर्माण भी करवाया था। तो ऐसे बोल सकते हैं कि तुर्कों द्वारा भारत में बनवाई गई पहली मस्जिद थी कुबत उल इस्लाम मस्जिद। क्वेश्चन आता है, बार बार पूछा गया बहुत सारे एग्जाम में। और जो कुतुब मीनार थी उसका निर्माण दिल्ली में करवाया था, ये करवाया था ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की याद में, एक सूफी संत हुआ करते थे। इसमें कुतुब मीनार का निर्माण करवाया था। अब जब निर्माण की बात आती है कुतुब मीनार की, तो इसमें और भी जो राजा हुआ करते हैं उनके बारे में भी जान लेते हैं थोड़ा सा। तो वो फर्स्ट मंजिल थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक के काल में बनवाई गई थी, मतलब निर्माण तो इसने शुरू किया था कुतुबुद्दीन ऐबक ने, पर इसकी दूसरी और चौथी मंजिल का निर्माण इल्तुतमिश के काल में हुआ था, और पाँचवीं मंजिल का निर्माण फिरोज शाह तुगलक के काल में हुआ था, शासक काल में हुआ था। और अढ़ाई दिन का झोंपड़ा के बारे में तो आप जानते ही। और कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हुई थी वो 1210 में, जो कि आपको पहले बता चुका हूँ। जो मतलब घोड़े पर खेलने वाला एक गेम है, उससे गिरकर हुई थी और लाहौर में से दफनाया गया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद उसका पुत्र बनता है आरम शाह। कुतुबुद्दीन ऐबक का एक अयोग्य शासक बोल सकते हैं कि इस मतलब कुछ किया ही नहीं था इसने। तो वह ऐबक की मृत्यु के बाद जो लाहौर के जो अमीर गुट के लोग हुआ करते थे उसके सहयोग से उसका पुत्र आरम शाह गद्दी पर बैठ गया, किंतु आयोग होने के कारण वह लंबे समय तक गद्दी पर नहीं रहा, और गद्दी और अमीर वर्ग के लोगों ने उसे गद्दी से हटा दिया। फिर इसके बाद बनता इल्तुतमिश, जो कि इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दामाद था और गुलाम भी था। ऐबक का गुलाम और दामाद था। इसका टाइम पीरियड आता है 1210 से 1236 तक। लाहौर के अमीरों ने आरम शाह को हटाकर इल्तुतमिश को शासक बनाना चाहा, परंतु एक बात बताओ, कोई व्यक्ति है मतलब कि राज शासन में बैठा है, वो आसानी से गद्दी दे देगा? इसलिए क्या हुआ कि इल्तुतमिश से लड़ाई भी हुई थी, शासन बनना चाहा, किंतु आरम शाह ने गद्दी देने से इनकार कर दिया। अतः इल्तुतमिश ने क्या किया, उसे पराजित कर दिल्ली की गद्दी पर अपना अधिकार कर लिया। जो इल्तुतमिश था वो इलवरी तुर्क था, मतलब इलवरी जनजाति का एक तुर्क था और ऐबक का गुलाम था, जिसे 1 लाख जीतल में कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को खरीदा था। 1 लाख जीतल में। क्वेश्चन भी आता है कि गुलामों को गुलाम किसे कहा जाता है? गुलामों को गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। तो वो इल्तुतमिश था, उससे जो सुल्तान बनने से पहले वो बदायूं का गवर्नर था, ये बोल सकते हैं इत्तेदार था। ये क्वेश्चन भी आता है, बहुत बार पूछा गया इसको भी। तो वो ये अभी एक बात बताए, जो मोहम्मद गौरी के दासों में बहुत सारे दास हुआ करते, मैं जैसे बोल सकते हैं बहुत सारे गुलाम हुआ करते थे। एक तो आपने मोहम्मद गौरी के बारे में सुना हो, एक तो बख्तियार काकी खिलजी के बारे में सुना हो, जो नालंदा विक्रमशिला विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया था। और भी थे, जैसे बोल सकते इल्तोज भी एक गुलाम था। तो कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी 1206 में, सॉरी कुतुबुद्दीन ऐबक की नहीं, मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में जब वो वापस जा रहा था। तो मोहम्मद गौरी के दासों में एक इल्तोज भी था, जो अपने आप को दिल्ली की गद्दी का दावेदार मानता था, क्योंकि हम भी हैं,
हम भी उसके गुलाम थे, तो हम भी तो कुछ मिलना चाहिए ना। तो इल्तुतमिश ने उस समय क्या हुआ कि गजनी पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने गजनी पर अधिकार कर लिया। इल्तुतमिश की लड़ाई को लेकर देखो, इल्तुतमिश की लड़ाई होती है वहाँ पे ख्वारिज़म से होती है गजनी में, जिसमें जो इल्तुतमिश होता है, इल्तुतमिश पराजित होता है और ख्वारिज़म ने उसे वहाँ से खदेड़ देता है और वह भागकर लाहौर आ जाता है इल्तुतमिश। लाहौर आ जाता है इल्तुतमिश कहाँ जाता है? लाहौर आ जाता है। मतलब क्या होता है, देखो लड़ाई होती है। देखो इल्तुतमिश जो मोहम्मद गौरी होता है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वहाँ पर कब्जा कर लेता है। अब एक राजा और होता है जो ख्वारिज़म ने क्या हुआ कि इल्तुतमिश पर आक्रमण कर दिया, जिससे इल्तुतमिश क्या हुआ? पराजित हुआ और वह ख्वारिज़म से बचते हुए वहाँ से भागकर लाहौर आ गया। और इधर था इल्तुतमिश ने अच्छा मौका, देखो इल्तुतमिश के पास अच्छा मौका था और उसने अपनी सूझबूझ के परिस्थिति का लाभ उठाकर सीधे चुनौती दे दी। किसको? इल्तुतमिश को, जिसके द्वारा तराइन का तृतीय युद्ध हुआ था 1215 में इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बीच में। आपने तराइन का प्रथम युद्ध सुना होगा 1191 में, दूसरा भी सुना होगा 1192 में, पर तीसरा युद्ध नहीं सुना होगा। तीसरा युद्ध हमारे साथ पढ़ेंगे आप, ये तो क्वालिटी है हमारे पढ़ाने की। आइएगा और शुरू करते हैं, बहुत सारा है अभी तो। देखो इल्तुतमिश के बारे में पढ़ते हैं। देखो इल्तुतमिश और भी है इसके इल्तुतमिश में। तो इल्तुतमिश के बाद एक और गुलाम हुआ था कोवाचा, इल्तुतमिश के बाद एक और गुलाम हुआ था कोवाचा। तो इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद इल्तुतमिश ने गजनी पर अधिकार कर लिया और कोवाचा ने सिंध और मुल्तान पर अधिकार कर लिया। और इधर लाहौर और दिल्ली में तो अपना वो था ही कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, तो वो क्या हुआ? अधिकार कर लिया। जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बहन का विवाह भी कोवाचा से कर दिया था। ठीक है, उस टाइम मतलब कुतुबुद्दीन ऐबक के टाइम में उसने अपनी बहन का विवाह भी कोवाचा से कर दिया, तो कोवाचा से उसको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। पर जो कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद इल्तुतमिश आ गया ना, इल्तुतमिश ने अपनी सेना भेजकर 1228 में मुल्तान और सिंध पर अधिकार कर लिया। किसने? इल्तुतमिश ने। देखो गजनी को भी जीत लिया, मुल्तान और सिंध प्रांत को भी जीत लिया। ऐसे बोल सकते हैं कि उसका साम्राज्य मुल्तान, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान से लेकर बंगाली खाड़ी तक विस्तृत था। दिल्ली, कन्नौज, बंगाल, यहाँ तक पूरा साम्राज्य इल्तुतमिश का था। और इसी के शासनकाल में पहली बार मंगोल भारत की सीमा तक आए थे। ऐसे बोल सकते हैं कि इल्तुतमिश था वो मंगोल नेता चंगेज़ खां का समकालीन था, मतलब कि उसी के समकालीन था। इल्तुतमिश ने पहली बार शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे इल्तुतमिश ने। और सुल्तान की उपाधि इसने बगदाद के खलीफाओं से प्राप्त की थी। ऐसा पहली बार हुआ था कि बगदाद से, ये बोल सकते हैं कि बगदाद के खलीफाओं से भारत में किसी ने उपाधि धारण की हो। बहुत क्वेश्चन ही पूछा गया कि बगदाद के खलीफाओं से सर्वप्रथम किसने उपाधि धारण की थी? वो इल्तुतमिश ही था। इल्तुतमिश ने ऐसे बोल सकते हैं कि जो अपने शासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए 40 सरदारों का एक दल गठित किया, जिसे गुलाम 40 दल अथवा तुकान-ए-छिलगानी कहा जाता है। तो वो एक बात है, जब जो 40 जो सरदार हुआ करते थे राज्यसभा में आते थे, तो इल्तुतमिश से उनके सामने उठकर खड़ा हो जाता, अपने शासन से इज्जत देता था। इसलिए तो ये संगठन काफ़ी दिनों तक चला भी था। जो बलबन के समय में इसको समाप्त कर देता था मैं, गयाउद्दीन बलबन। अब देखो अगर आप यहाँ से डायरेक्ट ये पढ़ लोगे तो यहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा सी बन जाते हैं, मतलब ऐसे बोल सकते हैं। देखो ऐसे टेढ़ा करके पढ़ लेते हैं, मतलब देखो ऐसे बोल सकते हैं, जो ऐबक का गुलाम था और जय सस्मी वंश का था और इलिवरी जनजाति का एक तुर्क था और दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इसको। दिल्ली का वास्तविक संस्थापक माना जाता है कुतुबुद्दीन इल्तुतमिश को। और राजधानी दिल्ली का, देखो राजधानी दिल्ली का संस्थापक तो ऐसे बोल सकते हैं कि आनंद पाल तोमर था।
पहले पढ़ लीजिए यहाँ पर भी कि आनंद पाल तोमर कभी कभी पूछ लेते हैं कि दिल्ली का संस्थापक कौन था। दिल्ली का संस्थापक तो वैसे आनंद पाल तोमर था। और गुलाम 40 दल का गठन भी किया था इसने, इल्तुतमिश ने। और तराइन का तीसरा युद्ध भी हुआ था इल्तुतमिश के साथ। और शुद्ध अरबी के सिक्के चलाए थे। ये इम्पोर्टेंट है। इम्पोर्टेंट तो ये पूरा ही है वैसे तो बोला जाए तो। अब है इल्तुतमिश के बारे। तो इल्तुतमिश ने कुछ निर्माण भी किए। तो निर्माण के बारे में तो अपने पहले बता ही दिया। और भी हैं थोड़ा बहुत और पढ़ लीजिए। जैसे दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण पूरा करवाया था इसने दिल्ली में। और दिल्ली में इसका पुत्र हुआ करता नसीरुद्दीन। एक इसका योग्य पुत्र हुआ करता नसीरुद्दीन महमूद। 1229 में इसकी मृत्यु हो गई। और इसने अपने पुत्र का मकबरा बनवाया जिसे सुल्तान गढ़ी के नाम से जाना जाता है। अच्छा, फेमस है ये, मतलब तुर्कों द्वारा बनवाया गया भारत में पहला मकबरा, इसलिए फेमस है। क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जाता है कि तुर्कों द्वारा भारत में बनवाया गया पहला मकबरा कौन सा है, तो ये सुल्तान गढ़ी है। इसका योग्य पुत्र था, ये बहुत प्यार करता था अपने पुत्र थे। अब है नागौर। नागौर में से अतारकन का दरवाज़ा बनवाया गया था इल्तुतमिश ने नागौर में। इसी से प्रेरित होकर अकबर ने अपना बुलंद दरवाज़ा बनवाया गया था। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो अकबर का बुलंद दरवाज़ा किससे प्रेरित हुआ था, मतलब किससे प्रेरित होकर बनवाया गया था। नागौर में एक अतारकन का दरवाज़ा इल्तुतमिश ने निर्माण करवाया था। और जो बदायूं पड़ता है यूपी में, यह सस्मी ईदगाह बनवाई थी उसने। और इल्तुतमिश का मकबरे की बात आती है। इल्तुतमिश का मकबरा पूछा जाए तो वैसे बोल सकते हैं कि इसका मकबरा दिल्ली में, इल्तुतमिश का मकबरा दिल्ली में, जो स्किन शैली में बना हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्किन शैली में बना किसका मकबरा है, जो इल्तुतमिश का है। आगे क्या हुआ कि सन 1236 की बात है। आगमन करने के लिए कहीं जा ही रहा था कि रास्ते में सुल्तान इल्तुतमिश बीमार पड़ गया। और 20 अप्रैल 1236 को इल्तुतमिश की मृत्यु हो गई। अब एक सवाल था इल्तुतमिश के सामने कि अपना जो राजपाट है वो किसको सौंपे, क्योंकि इसका युग पुत्र हुआ करता था नसीरुद्दीन महमूद। उसकी मृत्यु तो पहले ही हो गई थी, पर इसकी एक पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान। रजिया नाम था उसका। और भी पुत्र हुआ करते थे पर योग्य नहीं थे। इसने क्या किया, 1236 में इल्तुतमिश की मृत्यु से पहले पूर्व की अपनी योग्य पुत्री हुआ करती थी रजिया सुल्तान को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। परंतु एक समस्या हो गई। समस्या तो खड़ी होती है, हर जगह समस्या खड़ी होती है कि इल्तुतमिश की मृत्यु के बाद उसके पुत्र हुआ करता दूसरा रुकनुद्दीन फिरोज, जो कि अयोग्य शासक था, कि शासन करने के लिए लायक ही नहीं था। वो गद्दी पर बैठ गया, मतलब गद्दी पर बैठ गया, ये अयोग्य शासक था। उसकी गद्दी पर बैठते ही चारों तरफ विद्रोह होने लगे। और होंगे, कोई योग्य व्यक्ति गद्दी पर बैठेगा तो चारों तरफ विद्रोह होंगे, क्यों, क्या राज्य करेगा ये। इसके मतलब ऐसे बोल सकते हैं, इसके राज्य में हम स्वतंत्र हो जाओ, यही बोलते हैं, मतलब सूबेदार यही बोलते हैं। जो छोटे छोटे मतलब जो प्रांत होते हैं वो ये बोलते हैं कि ये कुछ नहीं कर पाएगा। क्या हुआ कि ज़बरदस्ती वो विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से बाहर गया। जबरदस्ती विद्रोह को दबाने के दिल्ली से भाग गया। तो रजिया ने क्या किया, रजिया ने इस परिस्थिति का लाभ उठाकर लाल वस्त्र पहनकर जनता के सामने अपने वास्तविक उत्तराधिकारी होने की बात कही। जनता व अमीरों के समर्थन से वे दिल्ली की गद्दी पर बैठ गई। मतलब रजिया सुल्तान गद्दी पर बैठ गई, मतलब अमीरों के सहयोग से और जनता के सहयोग से। अतः जब फिरोज शाह वापस लौटते ही उसने बंदी गृह में डाल दिया, मतलब फिरोज शाह को बंदी गृह में डाल दिया वापस आते ही। देखो अब शुरू करते हैं रजिया सुल्तान के बारे में। 1236 से 1240 की बात है इसकी। देखो, एक स्त्री का सुल्तान के सिंहासन पर बैठना विभिन्न प्रांतों के सूबेदार को नागवार गुजरी। इन विरोधियों में इल्तुतमिश का वजीर हुआ करता निजामुद्दीन जुनैदी। एक बात बताओ, एक महिला का राज सिंहासन पर बैठना विभिन्न प्रांतों को नागवार गुजरी। नागवार तो गुजरेगी यार, एक महिला के नीचे अंडर में काम करना पड़ रहा है, तो नागवार गुजरेगी। और इनमें सबसे नागवार गुजरी एक इल्तुतमिश का वजीर हुआ करता निजामुद्दीन जुनैदी। इसने क्या सोचा कि इसका योग्य पुत्र है, एक तो मतलब कि बोल सकते हैं इससे पहले था, और रजिया सुल्तान तो महिला है, तो हमको मौका दिया जाए, पर इसको मौका नहीं मिला। और रजिया सुल्तान मतलब कुछ विरोध भी होते दिल्ली में, विरोध भी हो, और रजिया सुल्तान ने इन विरोधों को दबा दिया। रजिया ने बढ़ता प्रत्यात्याग कर पुरुषों की तरह
वस्त्र धारण करने शुरू कर दिए और व्यक्तिगत दृष्टि से भारत में पहली बार स्त्री के संबंध में इस्लाम की परंपरा का उल्लंघन हो गया। पहली बार कि किसी ने स्त्री ने इस्लाम की परंपराओं का उल्लंघन किया। तो वो दरबार में शक्तिशाली तुर्क भी थे। तुर्कों ने विरोध किया कि ऐसा मत करो, और सबसे ज़्यादा विरोध किया भटिंडा के गवर्नर हुआ करता सूबेदार मालिक अल्तोनिया, एक तुर्क नेता था ये। अतः रजिया ने क्या किया कि अल्तोनिया से निकाह कर लिया। तो उसने भी निकाह कर लिया अल्तोनिया ने। अपनी मजबूती स्थापित करनी चाहिए। रजिया ने मजबूती स्थापित करने के लिए उसने उससे विवाह कर लिया, परंतु वे असफल रही। जो बहरम शाह हुआ करता था, बहरम शाह ने तुर्कों के साथ मिलकर रजिया और अल्तोनिया की हत्या कैथल में कर दी, कैथल नामक स्थान पर कर दी। फिर इसके बाद आता मुहिउद्दीन बहरम शाह। 1240 से 1242 की बात आती है, 1240 से 1242 तक। तो रजिया के बाद अगला शासक यही बना था, यही एक तुर्क नेता था। इसका भी अंत बहुत ही जल्दी हो गया, मतलब इसने कुछ किया ही नहीं था, मतलब कि कठपुतली तरह राजा था बस। फिर इसके बाद बनता है अलाउद्दीन मसूद शाह। तो अलाउद्दीन मसूद शाह बनता है 1242 से 1246 तक। बहरम शाह के उत्तराधिकारी अलाउद्दीन मसूद शाह का पतन भी उसी तरह हो गया जिस तरह बहरम शाह का हुआ था। पर इसके समय में एक व्यक्ति हुआ करता था बलवंत ने अपनी सूझबूझ से जो सारी शक्तियाँ थीं वो अपने अधिकार में कर ली, अपने हाथों में ले ली। कठपुतली शासक था ये, सब काम बलवंत दिखता था। फिर इसके बाद आती है नरसिमुद्दीन महमूद की। 1240 से 1265 तक था। तो क्या होता है कि बलवंत साम्राज्य ने अधिकार अपने हाथ में ले लिया, किंतु बुद्धों से बचने के कारण उत्तराधिकारी अपने नरसिमुद्दीन महमूद को बनाए। और जो बलवंत था लगभग 20 साल तक सस्तान बना रहा। कौन? सुल्तान। मतलब उसके संरक्षण में बलवंत ने अपनी पुत्री का विवाह भी सुल्तान से कर दिया, और सुल्तान ने बलवंत को उलुग खां की उपाधि थी। याद रखिए, क्वेश्चन ही पूछा गया है बहुत बार ये। उलुग खां की उपाधि कौन ने धारण की थी? गयाउद्दीन बलवंत ने। इसी के शासक काल में बलवंत एक शक्तिशाली रूप में उभरा, क्योंकि सारी शक्तियाँ अपने अंडर में रख के शक्तिशाली रूप में तो कोई भी उभर सकता है। तो क्या बोलते हैं, महमूद की मृत्यु 1265 में हो गई। उसके पश्चात दिल्ली की गद्दी पर बलवंत ने बैठा, मतलब बलवंत आ गया। अब गयाउद्दीन बलवंत की बात शुरू होती है 1265 से 87 के रूप में। सबसे बुजुर्ग बोल सकते हैं, सबसे बुजुर्ग व्यक्ति था यह गयाउद्दीन बलवंत। तो बलवंत का पूरा नाम था गयाउद्दीन बलवंत और वास्तविक नाम था बहउद्दीन इसका वास्तविक नाम हुआ करता था। जो बलवंत था वो इल्तुतमिश का गुलाम था। जो बलवंत था वो इल्तुतमिश का गुलाम था और एलवरी तुर्क था। उसने एक नवीन राजवंश बलवनी वंश की नींव डाली। बलवंत ने सर्वप्रथम द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ये क्वेश्चन ही बहुत बार पूछा गया कि द्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। और नौरोज प्रथा और सिजदा प्रथा भी शुरू की। नौरोज प्रथा और सिजदा, मतलब सिजदा करते हैं ना, वो अपने मूवीज में देखा होगा। चलिए गाइस, आज का सेशन इतना ही है। आगे मिलते हैं अलाउद्दीन मतलब खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे कल से। देखते हैं, अब पॉलिटी भी स्टार्ट करने वाले हैं हम थोड़ी दिनों में। अब पता नहीं कब से होता है, 10 से होता है या 15 से होता है, बहुत जल्दी ही स्टार्ट करने वाले हैं। और भी ज्योग्राफी भी स्टार्ट करने वाले से आपको पवन सर पढ़ाने को मिलेंगे।